पॉलिटिकल थिंकर का ये आपको पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के अंतर्गत अध्याय 6 देखिए यहाँ पर परिवार, संपत्ति और दास प्रथा देखिए। देखिए परिवार, संपत्ति और दास प्रथा परस्तु विचार नागरिकता के बारे में उसकी संकल्पना के साथ निकट से जुड़े हैं। प्लेटो ने देखिए प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स की जो योजना रखी, उस पर अरस्तु ने तीव्र प्रहार किया है। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समान योग्यता को स्वीकार करते हुए प्रतिभाशाली स्त्रियों को पुरुषों के साथ रक्षक और गार्डियंस की श्रेणी में रखने का समर्थन किया था। इसके विपरीत अरस्तु ने यह मत प्रकट किया कि स्त्रियां स्वभावतः पुरुषों से हीन होती है, अतः पुरुष की अधीनता में ही उसका कल्याण है। अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष में वही संबंध है जो दास और स्वामी है, शारीरिक श्रम करने वालों और मानसिक कार्य करने वालों में है। देखिए स्त्रियों को देखिए स्त्री की संकल्प शक्ति क्षीण होती है, अतः वह स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। आचार्य मनु ने भी यही कहा था कि ना स्त्री स्वातंत्र मरहति, अर्थात स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अरस्तु दृष्टि में देखिए यहाँ पर क्या अरस्तु की दृष्टि में स्त्री क्रिया को सर्वोत्तम स्थान घर की चार दीवारी है, जहाँ वह घरेलू मामलों में सर्वोच्च होती है, परंतु घर के बाहर के मामलों में वह पुरुषों के अधीन रहती है। इस अंतर को मिटाने का प्रयत्न नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या इस अंतर को मिटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लेटो ने रिपब्लिक न राज व्यवस्था के अंतर्गत किया था, बल्कि उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पुरुष की शोभा आदेश देने में, स्त्री की शोभा उनका पालन करने में, जैसा कि कवि ने कहा, मौन रहना स्त्री का गौरव है। साइलेंस इज वुमेन्स ग्लोरी। अतः परिवार एक स्वाभाविक संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का हित निहित है। देखिए फिर मनुष्य के साथ बौद्धिक क्षमताओं में भी भारी अंतर मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं में भारी अंतर पाया जाता है। लेकिन इनमें जड़ बुद्धि और मुख्य लोगों को बोलता रहती है। यदि उन पर उचित शासन का प्रबंध न किया जाए तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अतः अरस्तु के शब्दों में अपने जन्म के समय से कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन एंड अदर्स फॉर कमांड। जो मेधावी और दूरदर्शी है उन्हें प्रकृति ने स्वामी बनाया, और जो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बनाया। प्राचीन वाणी दार्शनिक शारीरिक श्रम को बौद्धिक कार्य की तुलना में अत्यंत हेय मानते हैं। अरस्तु के अनुसार जैसे शरीर की सार्थकता इसमें है कि उस पर बुद्धि का नियंत्रण रहे, वैसे ही हीन व्यक्तियों पर अर्थात शारीरिक श्रम करने वालों पर श्रेष्ठ व्यक्तियों अर्थात बौद्धिक कार्य करने वालों का शासन उपयुक्त होगा। देखिए इस आधार पर अरस्तु दास प्रथा को उचित ठहराता है। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन परिवार का महत्व इसलिए है क्योंकि परिवार वह पारंपरिक संगठन है जिससे आगे चलकर राज की उत्पत्ति होती है। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। यह संस्था पहले ग्राम के रूप में और फिर राज्य के रूप में विकसित होती है। परिवार में ही बच्चों का जन्म और लालन पालन होता है, और वहीं वे परस्पर प्रेम और नैतिकता का पहला पाठ से। इस परिवार न केवल स्वाभाविक और आवश्यक है बल्कि वह सदजीवन का आधार भी है। और प्लेटो ने स्त्रियों के समान साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की जो योजना रखी थी, उसके अंतर्गत बच्चों के लिए माता पिता का दुलार पाने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। अतः वे नैतिक जीवन के आरंभिक स्रोत से वंचित रह जाएंगे। तब से विस्तृत समाज में अच्छे नागरिक कैसे बन सकेंगे। परंपरा का प्रेमी अरस्तु परिवार एवं संपत्ति को इसलिए भी महत्व देता है कि यह संस्था युगों से अक्षुण्ण नहीं है। अतः रिपब्लिक राज व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो ने इस संस्था का अंत करने का जो सुझाव दिया था वह भ्रामक है।
देखिए परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए संपत्ति आवश्यक है, क्योंकि यदि परिवार के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो अस्तित्व ही छिन-भिन हो जाएगा। निजी संपत्ति की संस्था इससे भी उपयोगी है, क्योंकि संपत्ति का निजी स्वामित्व मनुष्य को उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा देता है। इसी के जादू से मनुष्य इसी के जादू से मनुष्य को धूल को कंचन में बदल देता है। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी का सिद्धांत रखते हुए भूल गया था कि सामान्य स्वामित्व कॉमन और ओनरशिप के अंतर्गत संपत्ति सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा लुप्त हो जाएगी और अंततः संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी। संपत्ति नहीं रहेगी तो सद्जीवन की संभावना कहाँ रहेगी। आतिथ्य उदारता और सौहार्द लुप्त हो जाएंगे। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए आशा करता है कि इसके स्वामी इसे केवल स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं समझेंगे, बल्कि इसे सबके उपयोग के लिए सुलभ बनाकर सहृदयता और उदारता का परिचय देंगे। अतः अरस्तु संपत्ति को भी सद्जीवन का साधन मानता और उसकी पवित्रता में विश्वास करता है। प्लेटो के तरह परिवार और निजी संपत्ति को राजनीतिक कार्य में बाधक नहीं मानता, बल्कि सहायक मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति दो तरह की होती है, निजी संपत्ति और सजीव संपत्ति, जिसमें दास आते थे। परंतु पालतू पशु भी दास ही है, क्योंकि जो पालतू पशु भी दास ही है, क्योंकि जो परिवार मनुष्यों को दास के रूप में नहीं रख सकता, वो पशुओं से शारीरिक श्रम कराता है। इस दृष्टि से भी दास प्रथा नैतिक जीवन की सिद्धि के लिए आवश्यक है। देखिए स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा इसलिए उचित है क्योंकि स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा इसलिए उचित है क्योंकि यह उसे बौद्धिक कार्य के आवश्यक अवकाश प्रदान करती है। और दास के दृष्टिकोण से इसका लाभ यह है कि वह स्वयं तो सद्गुण वर्चू की क्षमता से शून्य होता है, परंतु अपने स्वामी की सेवा करते हुए सज्जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। बुद्धिहीन दास अपने स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए ही अपनी इच्छाओं को संयत करना सीखता है, अन्यथा उसका नैतिक पतन अवश्यम्भावी है। देखिए संपत्ति गृह व्यवस्था का अंग है, अतः संपत्ति उपार्जन गृह प्रबंध का अंग है। संपत्ति की न्यूनतम मात्रा के बिना न तो जीवन की कोई संभावना और न सद्जीवन की। फिर कोई कार्य संपन्न करने के लिए किसी शिल्प का प्रयोग तभी संभव है जब उसके लिए उपयुक्त उपकरण भी मौजूद है। उपकरण सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। किसी नौका का सड़क निर्जीव पतवार का प्रयोग करता है, परंतु नौका गति के निरीक्षण के लिए सजीव मनुष्य लगाया जाता है। किसी शिल्प की दृष्टि से मनुष्य भी एक उपकरण है जो उसका प्रयोग करता है। अतः मनुष्य की संपत्ति को ऐसा उपकरण मान सकते हैं जो उसे जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। किसी की संपत्ति ऐसे उपकरणों का समूह है जिसमें दास भी सम्मिलित है। दास किसी भी सेवक की तरह एक जीवित प्राणी है, परंतु वह ऐसा उपकरण है जो बहुत सारे उपकरणों के तुल्य है। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स के खंड में कहा था। समालोचना क्रिटिक्स से हम क्या है, देखिए आज के युग में जब हम परिवार संपत्ति दास प्रथा के बारे में अरस्तु के विचारों को पढ़ते हैं और तो स्वभावतः चौंक जाते हैं। परिवार संस्था को आज भी हम नैतिकता का आधार मानते हैं और पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं, परंतु उसके अरस्तुवादी आधार को आज हम स्वीकार नहीं कर सकते। स्त्री स्वभावतः पुरुष ही नहीं और पुरुष के आदेशों के पालन में स्त्री की शोभा है। यह विचार देखिए विचार आज के युग में रूढ़िवादी और पत्नोमुखी प्रतीत होता है। आज हम स्त्री को पुरुष की साचर सहयोगिनी प्रेयसी और परिणामस्वरूप मानकर उसकी अधिक मूल्यवान भूमिका पहचानने लगे हैं। निजी संपत्ति के बारे में अरस्तु का यह विचार ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी प्रतीत होता है कि इस संपत्ति के स्वामी स्वेच्छा से उसे समान उपयोग कॉमन यूज के लिए उपलब्ध कराएंगे। यथार्थवाद का तकाजा यह है कि देखिए यहाँ पर यथार्थवाद तक आ जाएगा कि धनवान वर्ग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का त्याग नहीं करेगा। अतः संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के हित में आपको मर्यादित करना जरूरी हो जाता है। आज के लोकतंत्री देशों में ऐसी कर नीति टैक्सेशन पॉलिसी और कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम अपनाई जाती है जिससे निजी संपत्ति कुछ हिस्सा सार्वजनिक हित में लगाया जा सके। देखिए सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बातें हम करते हैं। देखिए क्या ऐसी व्यवस्था नीति जिसमें समाज के मूल्यवान संसाधन और सुख के स्रोतों को धनवान वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि ऐसे उपाय किए जाते हैं कि इनमें से निर्धन और निर्बल वर्गों को भी अपनी अपनी योग्यता परिश्रम और आवश्यकता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक हिस्सा मिल सके। फिर दास प्रथा को तो आज हम सर्वथा अमानवीय और अप्राकृतिक समझते हैं। अव्वल तो शारीरिक श्रम को बौद्धिक कार्य से हीन मानना गलत है। फिर मनुष्यों में जनजात भेद के आधार पर यह मानना हमारी न्याय बुद्धि को नहीं जांचता है कि प्रकृति ने कुछ लोगों
को केवल शारीरिक श्रम के योग्य बनाया है और कुछ लोगों को बौद्धिक कार्य के योग्य बनाया है। यह प्रजातिवाद रासिज्म में से प्रेरित तर्क था जिसके आधार पर अरस्तू ने यूनानी जातियों को तथाकथित बर्बर जातियों अर्थात गैर यूनानी जातियों पर शासन करने के योग्य ठहराया। देखिए कुछ भी हो अरस्तु विचारों का सही से मूल्यांकन करने के लिए आपको करने के तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उनके समय यूनान में दास प्रथा परिचित थी और वह सामाजिक संगठन की रीढ़ की हड्डी थी। परिवार में स्त्री की हीन स्थिति तथा संपत्ति का अधिकार सामाजिक संगठन आधार थे जिन्हें ध्वस्त करने का प्रयोग अरस्तु को नहीं जचा और उसने नैतिक जीवन की रक्षा के लिए इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का समर्थन किया। वह दासों प्रतिकूल व्यवहार के पक्ष में नहीं था बल्कि उनके प्रति मृदुल व्यवहार का समर्थक था। वह दास प्रथा में स्वामी का ही नहीं दास का नैतिक हित भी देखता था जिसे स्वामी को उसके कर्तव्य का संकेत भी मिलता था। इसी तरह अरस्तू ने संपत्ति को भी अपने आप में सात नामक का सद्जीवन का साधन माना है। अतः साधन के रूप में उसका आकार मर्यादित होना आवश्यक है। इसकी तुलना देखिए हम इसकी तुलना हथौड़े से कर सकते हैं। यदि हथौड़ा बहुत ही हल्का होगा तो उससे दीवार में कील ठोकना मुश्किल होगा। परंतु यदि वह बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा तो उससे कील ठोकने पर दीवार ही टूट जाएगी। और अरस्तू ने असीम संपत्ति अर्जित करने का विरोध किया क्योंकि धन बटोरने की अंधलासा चारित्रिक पतन और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। संपत्ति उतनी उपयुक्त है जितनी आतिथ्य उदारता और सौहार्द जैसे सद्गुणों के निर्वाह के आवश्यक है। संपत्ति अधिक आवश्यक हो। देखिए संपत्ति का लोभ आपको मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। यहाँ तक अरस्तु और प्लेटो में कोई मतभेद नहीं परंतु अरस्तु और संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में उसका विचार है कि संपत्ति को निजी स्वामित्व रहना चाहिए परंतु उसका उपयोग सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तभी वह कहता है उत्तम मनुष्य संपत्ति के उपयोग के विषय में यह स्वीकार करके चलेंगे कि मित्रों के बीच में मेरे तेरे का कोई फर्क नहीं होता। देखा जाए तो अरस्तु का विचार कल्पना लोक की उड़ान जैसा है। देखिए यहाँ पर सामाजिक न्याय देखिए आपको सामाजिक सोशल जस्टिस यहाँ देखिए सोशल जस्टिस देखिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था यानी थी जिसमें समाज के मूल्यवान संसाधनों और सुख के स्रोतों को आपको धनवान वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता बल्कि ऐसे उपाय किए जाते हैं कि इनमें से निर्धन और निर्बल वर्गों को भी अपनी योग्यता परिश्रम और आवश्यकता के अनुरूप उचित और सामाजिक हिस्सा मिल सके। और फिर आपको आगे हम देखिए क्या सातवां देखिए आपको न्याय का सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस यहाँ देखिए क्या अरस्तु के चिंतन में आपको न्याय की समस्या पर विस्तृत विचार किया गया। इसके अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों ह्यूमन रिलेशन के नियमन से अरस्तु को विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा पाई जाती है और इसे कार्य रूप देने के लिए राज अस्तित्व में आता है। न्याय के प्रयोग क्षेत्र ध्यान रखते हुए अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय मंत्र किया। परावितरण न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, दूसरे को प्रतिवर्ती न्याय कम्युलेटिव जस्टिस या परिशोधनात्मक न्याय रेक्टिफैक्टोरी जस्टिस या प्रतीकात्मक न्याय या रिमीडियल जस्टिस कहा जाता है। कार्य के वितरण न्याय का सरोकार सम्मान ऑनर या धन संपदा वैध के वितरण से है। यह विधायक लेजिस्लेटर के विचार के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोग साथ समान बर्ताव किया जाए। ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। इसके लिए सबसे पहले पता लगाना जरूरी है कि नागरिकों को किस आधार पर समान या असमान माना जाएगा। अरस्तु का विचार था कि इस मामले में प्रचलित प्रथाओं कस्टम्स और प्रथागत कानून कस्टोमरी लॉ का सहारा लेना अधिक उपयुक्त होगा। लिखित कानून रिटर्न लॉज उतने उपयुक्त सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि इन्हें सत्ताधारी जब चाहे बना सकते हैं या बदल सकते हैं। अरस्तु ने चेतावनी दी कि मनुष्यों के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। अरस्तु ने चेतावनी दी कि मनुष्यों के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। अरस्तु ने तक दिया कि वितरण न्याय के अंतर्गत मान सम्मान और धन संपदा वितरण अंकगणितीय अनुपात अरिथमेटिक प्रोपोर्शन के अनुसार नहीं। देखिए यहाँ पर अरस्तु ने तक दिया कि वितरण न्याय के अंतर्गत मान सम्मान और धन संपदा वितरण अंकगणितीय अनुपात
मैथमेटिकल प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि रेखागणितीय अनुपात ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इनमें से सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता डेजर्ट के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। परंतु योग्यता कैसे निर्धारित की जाए? अरस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न संस्थानों के अंतर्गत योग्यताओं के भिन्न भिन्न आधार स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गुरुतंत्र ओलिगार्की के अंतर्गत योग्यता का स्तर व्यक्ति की अपनी संपदा से निर्धारित होता है। दूसरी ओर अभिजात तंत्र अरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत इसे सद्गुण के पैमाने से मापते हैं। अरस्तु का विश्वास है कि आदर्श राज वितरण न्याय के उद्देश्य से सद्गुण वर्चू का आपको योग्यता का मानदंड माना जाएगा। आदर्श राज वितरण न्याय के वितरण न्याय के उद्देश्य से सद्गुण को ही योग्यता का मानदंड माना जाएगा। जो जितने सद्गुण संपन्न होंगे उन्हें उतने ऊंचे पद और पुरस्कार के योग समझा जाएगा। और क्योंकि सद्गुणवान मनुष्य ही सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा को गौण मानते हुए मानव जीवन के ध्येय को सबसे ऊंचा स्थान देता है। अब यहाँ देखिए प्रतिवर्ती न्याय का सरोकार। देखिए प्रतिवर्ती न्याय का सरोकार लोगों के परस्पर लेन देन म्यूचुअल ट्रांजैक्शन को नियमित करने और अपराधों का दंड निर्धारित करने से। यह न्यायाधीश जज के विचार क्षेत्र में आता है। इसका ध्येय है कि व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में दोनों पक्षों का पहला बराबर है, किसी के साथ धोखा न हो, किसी को हानि न उठानी पड़े। अपराध के मामले में प्रतिवर्ती न्याय की मांग यह होगी कि इससे जिस पक्ष को हानि पहुंची हो उसका संपूर्ण क्षतिपूर्ति पूर्ण कंपनसेशन कर दी जाए। संक्षेप में प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय का उद्देश्य व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना या बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना। अरस्तु के अनुसार प्रतिवर्ती न्याय के क्षेत्र में अंगणितीय अनुपात का प्रयोग उपयुक्त होगा। मतलब यह कि इस मामले में किसी व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता या सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस के आधार पर कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरता जाएगा, बल्कि सबको समान मानते हुए केवल व्यक्ति के कृत एक्ट पर विचार किया जाएगा। अब अरस्तु के अनुसार न्याय का विश्लेषण देखिए, अरिस्टोटल्स एनालिसिस ऑफ जस्टिस देखिए। दो प्रकार के वितरण या पहले वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से आपको संपदा या देखिए संपदा सम्मान या धन संपदा का वितरण होगा। प्रीसीस आपको विधायक लेजिस्लेटर के विचार क्षेत्र आएगा। प्रीसीस आपको प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार आदर्श राज में सद्गुण की योग्यता का आधार माना जाएगा। फिर आपको देखिए आप परिशोधनात्मक न्याय देखिए, रेक्टिफैक्टरी इंजस्टिस देखिए, आपको परस्पर लेनदेन का विनियमन अपराध का दंड न्यायाधीश जज का विचार क्षेत्र। फिर देखिए पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति सबके साथ बिना भेदभाव समान बर्ताव भंग हुए संतुलन को फिर से स्थापित किए जाए। इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तु के वितरण न्याय के अंतर्गत योग्यता की संकल्पना इसकी आधुनिक संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। आधुनिक अर्थ में योग्यता व्यक्ति के अपने गुण और अपने कृत्यों से निर्धारित की जाती है, परंतु अरस्तु परिचित परंपरा को योग्यता का मानदंड बना देता है, जिस पर व्यक्ति का अपना कोई वश नहीं है। दूसरी ओर प्रतिवर्ती न्याय का सीधा संबंध व्यक्ति के अपने कृत्य से। अतः कुछ हद तक यह योग्यता के आधुनिक अर्थ के निकट आता है। यदि व्यक्ति के किसी कृत्य के कारण दूसरे को क्षति पहुंची हो तो उसे जुर्माना देकर इसकी पूर्ति करनी होगी। यह बात ध्यान देने की है कि अरस्तु दोनों प्रकार के न्याय के संदर्भ में यथास्थिति स्टेटस को का समर्थक सिद्ध होता है। वितरण न्याय का स्रोत यथास्थिति है। प्रतिवर्ती न्याय यह मांग करता है कि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर यथास्थिति फिर से स्थापित कर दी जाए। कुल मिलाकर अरस्तु के न्याय सिद्धांत का संबंध व्यक्तियों से उनमें मान सम्मान और संपदा का वितरण कैसे किया जाए, या उनके विचार या उनके परस्पर व्यवहार को कैसे नियमित किया जाए। आज देखिए इसमें समाज व्यवस्था को परखने या उसे न्याय की किसी वस्तुपरक संकल्पना का अनुरूप ढालने का कोई गुंजाइश नहीं है। संक्षेप में एक मनी बनाए व्यवस्था के पोषक के नाते अरस्तु रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म का मूल प्रवर्तक माना जाता है। फिर आपको रूढ़िवाद जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। देखिए वह सिद्धांत जो चिरकाल से परिचित है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने से संकोच करता है। अतः पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करता है।
अब फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि आगे आपको एक आपको था कि इसमें देखिए सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस क्या होता है। देखिए ऐसी व्यवस्था या नीति जिसमें समाज के मूल्यवान संसाधनों और सुखों के स्रोतों को धनवान वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि ऐसे उपाय किए जाते हैं जिन किए जाते हैं किए जाते हैं इनमें से निर्धन और किए जाते हैं कि इनमें से निर्धन और निर्बल वर्गों को भी अपनी अपनी योग्यता परिश्रम और आवश्यकता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक हिस्सा मिल सके। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अब साधारण तौर पे आप क्या क्रांति कारण उसका निवारण देखिए, क्रांति कारण और उसका निवारण कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या तो अरस्तु हम क्या हम देखिए क्या कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के सामने सबसे गंभीर और विकट समस्या थी तत्कालीन नगर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्रांति या विद्रोह। रिवेरियन के क्या विद्रोह क्या कि अब क्रांति विद्रोह रिबेलियन एक सामान्य घटना थी जो इस अस्थिरता का लक्षण थी। परंतु जहाँ प्लेटो रिपब्लिक राज व्यवस्था के अंतर्गत इसके प्रतिकार के लिए संपूर्ण व्यवस्था के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की और संपत्ति एवं स्त्रियों के संवाद कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स के साथ दार्शनिक राजाओं के शासन रूल ऑफ फिलोसफर किंग का समर्थन किया। वहाँ अरस्तु ने आपको अपनी अमर कृति पॉलिटिक्स देखिए आप अमर कृति पॉलिटिक्स की वही आपको क्या अमर कृति पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ऐसे किसी भी आमूल परिवर्तनवाद रेडिकलिज्म के विरुद्ध क्या ये भी देखिए विल ड्यूरेट द स्टोरी ऑफ फिलोसफी दर्शन के कानून 1954 के अनुसार एथेंस के लोकतंत्र से जो उत्तर पैदा हुई थी और विनाश लाल प्रकट हुई थी उसे देख अरस्तु सच्चे देश से रूढ़िवादी बन गया था। अतः विद्या व्यसनी से उसके मन में व्यवस्था सुरक्षा एवं शांति का विलासा प्रकट हुई और देखिए प्रकट हुई और प्रकट आपको हुई। देखिए अब ठेर विद्या के सुरक्षा शांति का विलासा पैदा हुई थी। उसे लगा कि अरस्तु को लगा कि यह समय राजनीति में विलक्षण प्रयोग उपयुक्त नहीं था। अरस्तु लगा कि यह समय राजनीति में विलक्षण प्रतियोगों का अरस्तु लगा कि यह समय अरस्तु को लगा कि यह समय आपको राजनीति में पवित्र राजनीति में आपको वितरण संक्षेपों नियंत्रण देखिए क्या अरस्तु लगा कि यह समय आपको राजनीति में विलक्षण प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। अब आमूल परिवर्तनवाद इसको रेडिकलिज्म बोलते क्या यह विचारधारा जो आमवाद जो देखिए आपको देखिए यह विचारधारा जो वर्तमान व्यवस्था से सर्वथा असंतुष्ट अनुभव करती है। यह परिचित प्रस्ताव के ध्वस्त करना चाहती है और उनकी जगह खुद नई व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको फिर आगे आपको यहाँ पर क्या ये देखिए आपको अरस्तु ने विश्व में देखिए आमूल परिवर्तन रेडिकलिज्म में देखिए यहाँ पर वो विचारधारा जो वर्तमान व्यवस्था से सर्वथा असंतुष्ट अनुभव करती है। यह परिचित संस्थाओं को ध्वस्त करना चाहती है और उनकी जगह बिल्कुल नई व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है। उसी को हम आमूल परिवर्तनवाद कहते हैं। और देखिए अरस्तु ने अनुभव क्या किया अरस्तु अनुभव क्या कि नए प्रयोग तभी करने चाहिए जब स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर हो और हमारे नियंत्रण में हो। जब हमें विश्वास हो कि वह प्रस्तावित परिवर्तन संपूर्ण व्यवस्था को अस्त व्यस्त नहीं कर देगा। अरस्तु ने यहाँ तक स्वीकार किया कि साधारणतः कानून में कोई भी परिवर्तन करना एक बुराई है और जब तक इससे कोई बहुत बड़ा लाभ ना दिखाई दे तब तक कानून एवं शासन के छोटे छोटे दोषों को भी दार्शनिक सहिष्णुता के साथ सहन कर लेना चाहिए। कानून परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि मनुष्य के चरित्रों को बदलना उतना सरल नहीं जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। हमें युग के अनुभव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस मार्ग पर चलते चलते हम युगों से अभ्यस्त हो चुके हैं उसे साथ साथ तिरंजलि देकर नई दिशाओं की ओर अग्रसर होना खतरे से खाली नहीं है।
देखिए यहाँ पर क्या, यदि देखिए यहाँ पर क्या, यदि कोई और वस्तु उत्तम होती है, देखिए यदि कोई और वस्तु उत्तम होती तो वो अभी तक अज्ञात ना रहती, वो अभी तक अज्ञात ना आती। इस तरह देखिए, इस तरह के आधार पर देखिए, इस तरह के आधार पर वह सब, इस तरह के आधार पर वह प्लेटो, इस तरह के आधार पर वह प्लेटो, या इस तरह के आधार पर वह प्लेटो के आमूल परिवर्तनवादी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। आगे क्योंकि उनमें संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की जो योजना रखी गई थी, वह देखिए वह युग युग के अनुभव का प्रतिकूल थी। प्लेटो ने मानव देखिए यहाँ पर प्लेटो ने, देखिए यहाँ पर क्या, प्लेटो ने यहाँ देखिए, प्लेटो ने मानव देखिए, प्लेटो ने मानव देखिए यहाँ पर क्या, प्लेटो ने मानव स्वभाव की बुनियादी त्रुटियों की कमी की देखिए, प्लेटो ने मानव स्वभाव की बुनियादी त्रुटि की अनदेखी कर कर उसके अत्यंत उदात्त रूप की कल्पना की थी, जो वस्तु स्थिति से बहुत दूर हटी हुई थी। देखिए अरस्तु के, देखिए अरस्तु के शब्दों में राजनीति विज्ञान मनुष्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि इसे उसके बल्कि इसे उसके प्राकृतिक रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अतः अरस्तु ने नगर राज्यों में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए उनके पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं रखी है, बल्कि उनके परिचित रूप को ही अक्षुण्ण रखने के उपाय सुझाए हैं। वह किसी भी तरह की राजनीतिक क्रांति या विद्रोह के विरुद्ध है। अरस्तु की दृष्टि में क्रांति और राजनीतिक अस्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करती है। वह साधारणतः क्रांति के दो अर्थ लगाता है, पर राज के संविधान में परिवर्तन, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के एक रूप जैसे कि राजतंत्र, मोनार्की, गुटतंत्र, ओलिगार्की, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, निर्वाचित टायरनी इत्यादि में से एक को हटाकर दूसरे की स्थापना। इसी तरह यदि कोई संविधान जैसे कि राजतंत्र अपने संयत मॉडरेट रूप को छोड़कर उग्र एक्सट्रीम रूप धारण करता है, तो उसे भी अरस्तु क्रांति की संज्ञा देता है। दूसरे यदि किसी संविधान के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, देखिए यदि किसी संविधान के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु सत्ता के एक पक्ष से दूसरे हाथों में चली जाती है, तो उसे भी अरस्तु क्रांति समझता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु क्रांति के शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में करता है, जो आज के युग की परिस्थितियों में मान नहीं है। आज के युग में केवल असंवैधानिक तरीके अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से सत्ता परिवर्तन होने पर उसे क्रांति संज्ञा दी जाती है, जबकि संवैधानिक विधि से सत्ता के परिवर्तन को क्रांति नहीं कहते। क्रांतियों का कारण विचार करते हुए अरस्तु पहले पर इस बुनियादी तथ्य की ओर इस संकेत करता है कि वर्तमान स्थिति से असंतोष की भावना क्रांति को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में यदि नागरिक वर्तमान सामाजिक आर्थिक राजव्यवस्था देखिए आपको, दूसरे शब्दों में आपको यदि नागरिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट होंगे तो क्रांति की संभावना समाप्त हो जाएगी। अधिक असंतोष चाहे छोटे से क्षेत्र में फैला हो या बड़े बड़े क्षेत्र में, वह हिंसात्मक रूप में प्रकट होता है। अतः क्रांति का पहला चरण द्रोह सेडिशन है। यदि द्रोह का दमन कर दिया है तो वह विफल हो जाता है। यदि वह सफल हो जाए तो वर्तमान शासन का पतन हो जाता है और सत्ता किसी दूसरे पक्ष के हाथों में चली जाती है, चाहे उससे संविधान चाहे उसे संविधान के रूप में कोई परिवर्तन हो या ना हो। देखिए यहाँ पर क्या की दूसरी बात आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक खास बात यहाँ देखिए क्या कि कोई परिवर्तन हो या ना हो। अब प्रश्न उठते हैं यहाँ पर क्या, अब प्रश्न उठता है कि असंतोष का जन्म क्यों होता है। देखिए अब प्रश्न उठता है कि असंतोष का जन्म क्यों होता है। अरस्तु का विचार है कि यहाँ पर क्या, अरस्तु विचार है कि क्रांति का बीज मनुष्यों के मन में उगता है। विषमता, इनक्वलिटी, अन्य इनजस्टिस की अनुभूति असंतोष की जननी है। जब कुछ लोग देखिए यहाँ पर क्या, देखिए जब कुछ लोग अनुभव करते हैं कि राज में सत्ता और सम्मान, देखिए यहाँ पर क्या, जब कुछ लोग ये अनुभव करते हैं कि राज में सत्ता और सम्मान का वितरण समान नहीं है और वे अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित अनुभव करते हैं। देखिए अब और वे अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित करते, तो उनमें असंतोष की भावना पनपने लगती है और वे अपना हक हासिल करने के लिए संगठित होते हैं। इस प्रकार आज के अंतर्गत गुटबंदी जोर पकड़ने लगती है और मेलजोल की भावना
देखिए और मेल जोल की यहाँ देखिए और मेल जोल की भावना और मेल जोल की भावना मेल जोल की भावना लुप्त होने लगती है। यहाँ देखिए यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अरस्तु आर्थिक परिस्थितियों को इस असंतोष का प्रमुख कारण नहीं मानता। संभवतः उन दिनों सामाजिक संघर्ष में आर्थिक तत्वों का संभवतः उन दिनों सामाजिक संघर्ष में आर्थिक तत्वों का प्राधान्य नहीं था, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के बाद प्रकट हुआ और जिससे प्रेरित होकर कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत रखा। देखिए कार्ल मार्क्स तकरीबन 1883 ईस्वी तक अब रखा। देखिए अरस्तु के समय में राजनीतिक शक्ति और सम्मान की इच्छा आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में साथ इन इटसेल्फ फिर भी वह आर्थिक विषमता इकोनॉमिक इनक्वालिटी की बिल्कुल अनदेखी नहीं करता। वह कहता है कि दरिद्र और संपन्न वर्गों में समाज की विभाजन प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, क्रांति की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि दरिद्र वर्ग संपन्न वर्ग को विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते देखकर क्रांति को तत्पर होगा। परंतु यदि एक दृढ़ एवं विशाल मध्य वर्ग परंतु यदि एक देखिए आप अन्याय की अनुभूति यहाँ अन्याय की अनुभूति न्याय की किसी सामान्य परिभाषा आधारित नहीं होती, बल्कि आत्मपरक सब्जेक्टिव होती है। क्योंकि जो भी पक्ष अभिजात वर्ग जनसाधारण इत्यादि अपने आप को जितनी सत्ता और सम्मान के योग समझते हैं, यदि उससे वंचित अनुभव करते हैं तो वर्तमान शासन को न्यायपूर्ण कहने लगते हैं। देखिए जबकि दूसरा पक्ष उसी को न्यायपूर्ण समझ सकता है। उदाहरण के लिए जब चुनाव में षड्यंत्र रचा जाता है, तब सरकार की बागडोर आरोग्य और धूर्त आयोग और धूर्त लोगों के हाथों में चली जाती है। जब राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल जाता है या कुछ व्यक्ति जब कुछ व्यक्तियों को अनुचित महत्व दिया जाता है, तब दूसरे लोगों के मन में अन्याय की अनुभूति पैदा हो सकती है। संविधान के विभिन्न रूपों के अंतर्गत क्रांतियों संविधान के विभिन्न रूपों के अंतर्गत क्रांतियों के कारण भी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जब निर्धन वर्ग के अस्थायी नेता धनवान वर्ग के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, तब वहाँ क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो सकती है। गुटतंत्र ओलिगार्की में जब सत्ता का दायरा सिमटने लगता है, तब वहाँ क्रांति की शुरुआत हो सकती है। अभिजात तंत्र अरिस्टोक्रेसी में जब जनसाधारण के प्रति दुर्भाव होने लगता है या शासक वर्ग के भीतर गहरे मतभेद पैदा हो जाते हैं, तब रुष्ट वर्गों का आक्रोश क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हो सकता है या फिर हो सकता है। फिर निरंकुश तंत्र डेस्पोटिज्म के अंतर्गत जब शासक का शिष्टाचार बढ़ जाता है और लोग निकटवर्ती राज्यों से निकटवर्ती राज्यों से तुलना करने लगते हैं, तब वे क्रांति की ओर प्रेरित हो सकते हैं। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र अरस्तु के अनुसार सीधे अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र की अपेक्षा अभिजात तंत्र में क्रांति की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ क्रांति की प्रवृत्ति दो दिशाओं में काम करती है। एक और वहाँ शासक वर्ग और जनसाधारण के बीच तनाव क्रांति जन्म दे सकता है। दूसरी ओर शासक वर्ग के आंतरिक मतभेद क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्रांतियों के निवारण के उपाय पर विचार करते हुए अरस्तु सर्वप्रथम उनके मूल कारण अर्थात अन्याय की अनुभूति के निराकरण का सुझाव देता है। यदि संविधान का रूप आपको समस्त नागरिकों की सहमति कंसेंट पर आधारित हो और उसके सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए, तो अन्याय की अनुभूति फैलने की संभावना कम हो जाएगी। यदि समस्त नागरिकों की सहमति प्राप्त न हो सके तो विशाल बहुमत की सहमति न आवश्यक है, परंतु अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज के प्रति विचार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए तथा राजनीतिक पद पॉलिटिकल ऑफिस को व्यक्तिगत लाभ का स्रोत बनने से रोकना चाहिए। दूसरी राजनीतिक स्थिरता की एक आवश्यक शर्त है कि नागरिकों की शिक्षा संविधान की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। यदि विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए तो हम लोगों को उद्योग और व्यापार संघ कृषि कार्यों को प्रेरित कर सकते हैं जो राज की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। राजनीतिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम निजी संपत्ति की संस्था को कायम रखते हुए नागरिकों को सिखा सकते हैं कि
वे अपनी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखें, देखिए, जिससे लोगों के मन में परस्पर सहयोग और सौहार्द और सद्भावना का संचार हो। अंततः ऐसी देखिए, आप अंततः ऐसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही नागरिकों के कानून के अंततः ऐसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही नागरिकों को कानून के पालन का पाठ पढ़ाया जा सकता है, अन्यथा राज का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जातियों के लोगों में परस्पर एकता स्थापित की जा सकती है। नवयुवकों को राजनीतिक जीवन के लाभ हृदयंगम करा के यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत कानून का पालन करके ही उन्हें समुचित देखिए पालन करके ही उन्हें समुचित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। इससे भी देखिए, आप इससे भी अनुशासन का पाठ सीखेंगे और ऐसे नागरिकों के रूप में बड़े होंगे जिनका हर कदम राज का गौरव बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगा। देखिए, यहाँ पर फिर क्रांति को रोकने के लिए आवश्यक है कि राज के अंतर्गत छोटे छोटे परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहा जाए और यथास्थिति को भंग करने वाली प्रवृत्तियों को रोका जाए। राज को अपने अधिकार का प्रयोग संयंत्र ढंग से करना चाहिए और तभी नागरिकों के साथ उचित बर्ताव करना चाहिए, ताकि संविधान का जो भी रूप परिचित हो वह उग्र रूप धारण ना कर पाए। यहाँ पर भी अरस्तु स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन का प्रयोग किया। इसका अर्थ यह है कि दो परस्पर विरोधी गुणों को संयत करने के लिए उनके बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इस तरह विजात तंत्र और गुट तंत्र अपने ढांचे में लोकतंत्र का पुट देखकर अपने स्वरूप को संयत रख सकते हैं। संविधान का जो भी रूप परिचित हो सकती है और सम्मान का वितरण इस आधार पर होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति या वर्ग के एकाधिकार मोनोपोली का विषय ना बन जाए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार या जनता के प्रति प्रशासनिक दुर्भाव को रोकना आवश्यक है। शासक को चाहिए कि वह एक और अति दरिद्रता और दूसरी ओर अति संपन्नता की स्थिति न आने दे। उसे धार्मिक रीतियों का पालन करना चाहिए। सुरक्षाचारी शासक ऑटोक्रेट को भी देवी देवताओं के पूजन में अभिरुचि दिखानी चाहिए, ताकि प्रजाजन उसे धर्मपरायण तथा देवताओं का प्रिय समझे और यह अनुभव करे कि उसके हाथ से अन्याय नहीं हो सकता। जब राज का संगठन इन सिद्धांतों पर होगा तो जनता के किसी भी वर्ग में असंतोष की भावना नहीं फैलेगी और क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। देखिए, यहाँ पर समालोचना की बात है, क्रिटिकिज्म की बात यहाँ पर की गई। क्रिटिकिज्म देखिए क्या कि क्रांतिवादी अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना सर्वप्रथम इस आधार पर की जा सकती है कि उसने क्रांति की जो परिभाषा दी है वह सही नहीं है। परिस्थिति संविधान के अंतर्गत सत्ता के परिवर्तन को क्रांति संज्ञा देना युक्त नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या दूसरे अरस्तु तत्कालीन नगर राज्यों के राजनीतिक और स्थिरता इतना उद्यम था कि स्थिरता स्टेबिलिटी को ही साध मान लिया। यहाँ तक कि स्थिरता और गतिहीनता स्टेगनेशन गतिहीनता में भी कोई अंतर नहीं किया। इस तरह की स्थिरता में सामाजिक प्रगति सोशल प्रोग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर स्थिरता की तीव्र अभिलाषा अरस्तु को रूढ़िवादी कंजर्वेटिव के साथ साथ सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन भी बना देती है। वह ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करता है जो पूरी तरह राज्य में के नियंत्रण में रहे। ऐसी शिक्षा नागरिक को कठोर अनुशासन सिखाकर राजनीतिक स्थिरता तो ला देगी, परंतु उससे नए विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि उनका दमन कर दिया जाएगा। राज के नियंत्रण के चलते किसी को अपने विवेक रीजन के प्रयोग का अधिकार नहीं होगा। ऐसी शिक्षा से व्यक्ति का नैतिक उद्धार कहाँ तक हो सकेगा, यह संदिग्ध। भले ही शिक्षा प्रणाली को बड़े बड़े विद्वानों के निर्देशन में रखा गया हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली सामाजिक प्रगति को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि उसमें बाधा उपस्थित करेगी, क्योंकि सामाजिक प्रगति नए विचारों के प्रयोग पर आश्रित है। अब के सर्वाधिकारवाद के टोटलिटेरियनिज्म देखिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था जिसमें राज अपने नागरिकों के जीवन के सभी पक्षों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसमें साधारणतः समाज जीवन के किसी लक्ष्य को इनोवेटिव मानकर समाज के सारे संसाधन उस लक्ष्य की सिद्धि में लगा दिए जाते हैं कि
लगा दिए जाते हैं, किसी को लगा दिए जाते हैं, किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता। कुछ भी हो, हमें अरस्तु के विचारों और सुझावों को मिलाकर उसी तात्कालिक समस्या को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इस दृष्टि से उसका यह कथन सर्वथा युक्त है कि हमें परिवर्तन के विषय में तब सोचना चाहिए जब हम अपेक्षित स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर चुके हों। और 9वां पॉइंट देखिए यहाँ पर अरस्तु का, देखिए क्रांति के बारे में अरस्तु और मार्क्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन देखिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एरिस्टोटल एंड मार्क्स ऑन रिवॉल्यूशन देखिए। अरस्तु के समय से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, अरस्तु के समय से लगभग 2000 वर्ष बाद क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या कार्ल मार्क्स उसके सहयोगी और अनुयायियों ने प्रस्तुत की। देखिए कार्ल मार्क्स जीवन का 1888 तक रहा। यह बात महत्वपूर्ण है कि जहाँ अरस्तु का दृष्टिकोण क्रांति की एक बाधा मानते हुए उसके निवारण के उपाय ढूंढता है, देखिए वहाँ मार्क्स के दृष्टिकोण क्रांति को प्रोग्रेस का संकेत मानते हुए उसे बढ़ावा देना चाहता है। मार्क्स और एंगल्स 1820 1895। लेकिन मार्क्स और एंगल्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अनुसार जब उत्पादन शक्तियाँ फोर्सेज और प्रोडक्शन इतनी विकसित हो जाती है, पुराने उत्पादन संबंध रिलेशन और प्रोडक्शन उनके पाँव की बेड़ियाँ सिद्ध होते हैं, तब ये संबंध इन शक्तियों को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और एकाएक छीन भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के आपको देखिए, औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंत युगीन संबंध उसे संभाल नहीं पाता और वह ऐसे ही टूट जाता है। जैसे पानी का बहाव बहुत तेज हो जाने पर कोई बांध टूट जाता है। उत्पादन शक्तियों का विकास तो धीरे धीरे होता है, परंतु एक अवस्था में पहुंचकर पुराने सामाजिक संबंधों पर उनका दबाव असह्य हो जाता है। ऐसी हालात में जो सामाजिक वर्ग पुरानी व्यवस्था की बेड़ियों से टकरा हुआ था, उसमें वर्ग चेतना क्लास कॉन्शसनेस का उदय होता है और वह संगठित होकर पुरानी प्रभुत्वशाली वर्ग डोमिनेट क्लास को ही एक झटके में सत्ता से हटा लेता है और उसके साथ जुड़ी सारी संस्थाओं को उलटपलट कर देता है। और इस तरह वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर क्रांति जन्म देता है। इसमें पुराना अपराधीन वर्ग डिपेंडेंट क्लास सत्ता में आ जाने पर सारी राजनीतिक प्रणाली कानून और सामाजिक संस्थाएं राजनीतिक आदर्शों का पुनर्निर्माण करता है। इस तरह क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। रिवॉल्यूशन इज द इंडिस्पेंसेबल मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज। इस सिद्धांत के अनुसार सामंतवाद फ्यूडलिज्म से समाजवाद सोशलिज्म के युग में प्रवेश के 2 क्रांतियां जरूरी थी। पहला बुर्जुआ क्रांति, बोर्जिस रिवॉल्यूशन, जिसमें बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास सामंती जात वर्ग फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी को धराशायी करके कृषकीय समाज एग्रेरियन सोसाइटी जुड़े विशेषाधिकार और प्राइवेट का अंत कर देता है और पूंजीवाद कैपिटलिज्म की स्थापना करता है। और पहला फिर दूसरा देखिए आपका सब हरा क्रांति, देखिए सब हरा क्रांति देखिए प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन देखिए, जिसमें आपको सब हरा या काम का वर्किंग क्लास पूंजीपति वर्ग को धराशायी करके पूंजीवाद के साथ जुड़े विशेषाधिकारों का अंत कर देता है और समाजवाद की स्थापना करता है। मार्क्स के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति 1789 बुर्जुआ क्रांति की प्रतीक थी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सामवादी घोषणा पत्र के प्रकाशन के समय 1827 सरबरा क्रांति की तैयारी का समय आ गया। मार्क्सवाद की प्रेरणा से पहले समाजवादी क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में 1917 में आपको हुई थी। आज देखिए जहाँ पूंजीवाद की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। देखिए व्लादिमीर लेनिन का जीवन का 1870 से 1924 तक रहा। लेनिन ने इस स्थिति की व्याख्या करते हुए समाजवाद इंपीरियलिज्म को पूंजीवाद की सबसे उन्नत अवस्था हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म बताया और यह तर्क दिया कि रूस समाजवाद की जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी वीकेस्ट लिंक इन द चेन ऑफ इंपीरियलिज्म थी। अतः रूस में पूंजीवाद विरोधी क्रांति का समय आ गया था और उसमें सरबराह की विजय निश्चित थी। लेनिन ने यह विचार रखा कि रूस में निरंकुश शासन जमींदारों और पूंजीपति विरुद्ध सैनिक किसान और मजदूर मिलकर क्रांतिकारी भूमिका संभालेंगे। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर उत्पीड़न नेशनल ऑपरेशन के विरुद्ध संगठित समूह का विद्रोह बुर्जुआ वर्ग के प्रति सरबराह के विद्रोह का रूप धारण कर लेगा और फिर दोनों तरह के विद्रोही मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करेंगे। देखिए मार्क्सवाद की प्रेरणा से दूसरी समाजवादी क्रांति माओ जेदांग के नेतृत्व आपको चीन में 1949 में आपको हुई। अब कि यहाँ पर क्या था, माओ जेदांग या माओ सेतुंग का जीवन का 1897 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा।
वहाँ भी पूंजीवाद की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई। अतः माओ ने भी लेनिन की तस्करी के अनुरूप इस क्रांति मजदूर, किसान और श्रमिक वर्गों की भूमिका को बदला। माओ ने इस सिद्धांत में एक नया आयाम जोड़ दिया। उसने तर्क दिया कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी क्रांति के बाद समाज के अंतर्विरोध कंट्राडिक्शन समाप्त नहीं हो जाते, और बल्कि वैचारिक क्षेत्र में ये अंतर्विरोध बहुत लंबे समय तक बने रहती है। अतः समाजवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष नए नए रूप धारण करके लगातार चलता रहता है, और वर्गीय समाज क्लास सोसाइटी का लक्ष्य बहुत दूर तक रहता है। इस चिरस्थायी संघर्ष से निपटने की आवश्यकता को बल देते हुए माओ ने निरंतर क्रांति का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन प्रस्तुत किया। इस तरह अरस्तु और मार्क्स के क्रांति सिद्धांत भिन्न युगों की भिन्न मांगों को पूरी करने के लिए रखे गए थे, और यह भिन्न दृष्टिकोण पर आधारित है। एक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव के नाते अरस्तु क्रांति विरुद्ध था, जबकि एक आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल के नाते मार्क्स क्रांति का प्रबल समर्थक था। दोनों यह मानते थे कि समाज में विषमता इनइक्वालिटी की अनुभूति क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु स्वयं विषमता का समर्थक था, अतः उसने ऐसे उपायों पर बल दिया जिनसे लोग समानता इक्वालिटी की मांग ना उठाए और क्रांति की चिंगारी प्रज्वलित ना हो पाए। इसके विपरीत मार्क्स ने विषमता और सामाजिक अन्याय का अंत करने के उत्पीड़ित वर्ग ऑप्रेस्ड क्लास को क्रांति की प्रेरणा दी। क्रांति के बारे में अरस्तु और मार्क्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन देखें। आपको कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एरिस्टोटल एंड मार्क्स ऑन रिवॉल्यूशन देखें। आपका क्या देखिए आपका क्या विवेच विषय, आपको देखिए विवेच विषय और फिर क्रांति में अरस्तु और मार्क्स विचारों का तुलना अध्ययन देखिए। आपको विवेच विषय आपको दाइस होगा, अरिस्टोटल भी होगा, फिर आपको मार्क्स भी होगा। देखिए दार्शनिक आधार पर क्या फिलोसफी बेसिस पे क्या रूढ़िवाद अरस्तु क्या रूढ़िवाद है, कंजर्वेटिव है, और मार्क्स क्या है आमूल परिवर्तन रेडिकलिज्म। और क्रांति स्वरूप नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या अरस्तु क्या है, तो नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन क्रांति स्वरूप में आपको अरस्तु जो आपको शासन प्रणाली या शासक वर्ग में कोई भी परिवर्तन आपको करता है। और मार्क्स विचार का ऐसा सर्वव्यापक परिवर्तन जिसमें एक वर्ग के शासन को ध्वस्त करके नए वर्ग का शासन स्थापित हो जाता है। अब फिर क्रांति कारण जो अरस्तु के क्रांति कारण कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है अरस्तु का जो विचार देखिए अन्याय की अनुभूति प्लस गैर शासक वर्ग में असंतोष की भावना। फिर आपको यहाँ देखिए क्या मार्क्स विचार किसमें क्या है, अन्याय की अनुभूति प्लस पुराने और आपको पुराने पराधीन वर्ग में अपनी शक्ति के प्रति चेतना, सामाजिक चेतना। अब आगे के क्रांति पर इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अरस्तु में क्या है कि क्रांति प्रभाव में अरस्तु का आपको होगा राजनीतिक और स्थिति पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। उसका देखिएगा मार्क्स में क्या है, देखिए मार्क्स आपको सामाजिक प्रगति सोशल प्रोग्रेस के नए युग में प्रवेश। अब क्या क्रांति वांछनीय है, देखिए रिवॉल्यूशन डिजायरेबल, तो अरस्तु कहता है नहीं, क्रांति वांछनीय नहीं है, क्रांति को रोकने के प्रभाव से उपाय करना जरूरी है। और मार्क्स कहता है हाँ क्रांति जरूरी है, अवश्य क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सबहरा वर्ग को संगठन बनाना जरूरी है। देखिए मैं आपको आगे देखिए मिश्रित संविधान का प्रिंसिपल देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। अरस्तु का मुख्य एक ऐसे संविधान का पता लगाना था जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा ना होने दे, जिसमें क्रांति को कोई खतरा ना, और जो अपने नागरिकों को सदजीवन के उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान कर सके, सभी के देखिए कर सके। समस्या के सभी पक्षों का विचार करने के बाद अरस्तु इस निष्कर्ष पहुंचा कि इसका समाधान मिश्रित संविधान में निहित है। अरस्तु से पहले प्लेटो अपनी अंतिम कृति लॉज विधि व्यवस्था का अंतर्गत मिश्रित संविधान का सिद्धांत रखा था, परंतु अरस्तु ने अपने निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से निकाले हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्लेटो का आदर्शवत राज सब आइडियल स्टेट और अरस्तु के आदर्श राज आइडियल स्टेट में पर्याप्त समानता पाई जाती है। देखिए प्लेटो राज के प्रभाव का इतिहास दोहराते हुए लिखा है कि स्पार्टा का पतन इसलिए हुआ कि वह सैन्य प्रशिक्षण पर अत्यधिक आश्रित हो गया था, और फारस का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के शासक अत्यधिक स्वेच्छाचारी थे। इसी प्रकार लोकतंत्रवादी एथेंस ने स्वतंत्रता की चरम सीमा पर पहुंचकर अपना नाश कर डाला था। यदि ये राज संयंत्र रहे होते, अर्थात इन्होंने शक्ति के साथ बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता के साथ व्यवस्था पर भी उचित ध्यान दिया होता, तो ये अस्थायी एवं समझदारी सिद्ध होते हैं। अतिवादी सिद्धांतों ने डुबो दिया। अतः स्थिर राज हुआ हो सकता है वह हो सकता है जिसमें आपको राजतंत्र मोनार्की और लोकतंत्र डेमोक्रेसी के मिश्रण का प्रयोग किया जाए, ताकि न्यायपूर्ण कानून पर आधारित शासन को स्वतंत्रता और सहमति के सिद्धांत से संचालित किया जा सके। परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच संतुलन कायम करना। प्लेटो के मिश्रित संविधान। प्लेटो के मिश्रित संविधान का मूल मंत्र है इस राज्य के सभी वर्गों के लोगों की इच्छा की सहित पूर्ति का अवसर मिलेगा। इस राज्य के सभी वर्गों के लोगों की
सभी वर्गों के लोगों की इच्छा की सहित पूर्ति का अवसर मिलेगा। मिलेगा। देखिए अब अवसर मिलेगा और इस तरह राजनीतिक स्थिरता कायम रखी जा सकेगी। दूसरी ओर रूढ़िवाद कंजर्वेटिव के आधार पर कानून की सर्वोच्च सत्ता को उचित ठहराता है, क्योंकि कानून युग युग का अनुभव क्योंकि कानून युग युग के अनुभव की संचित निधि है। और जो वस्तु समय कसौटी पर खड़ी उतरी है, उसे सहसा त्रांजित देना बुद्धिमत्ता नहीं है। ये वह कहता है कि देखिए अब वह कहता है कि सिद्धांत शासन आदर्श रूप वह होगा जिसमें संपूर्ण आयतिक शक्ति एक ही सर्वोत्तम व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो। ऐसे व्यक्ति के लिए कानून एक साधन होगा, सीमा नहीं, क्योंकि जो योग्यता धनी है उनके लिए कोई कानून नहीं होता, वे स्वयं एक कानून होते हैं। परंतु यथार्थ जगत में देखिए अब क्या कि इसमें कहा गया कि और कानून के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको देखिए जब किसी व्यक्ति को सद्गुण संपन्न मांग पुरुषता एब्सोल्यूट पावर समझ जाती है, तब वह कानून के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वह पहले की तरह सद्गुण संपन्न नहीं रहता, बल्कि लोगों पर अत्याचार करने लगता है। अतः राजतंत्र monarchy कांताओं को निःशस्त्र टाइरनी का रूप धारण कर लेता है, देखिए और वह सबसे निकृष्ट प्रशासन प्रणाली सिद्ध होती है, क्योंकि शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं चल सकते। पावर एंड वर्च्यू कैनॉट कोएग्जिस्ट। वैसे कि व्यवहार के आधार पर फिर आपको याद है कि आपको देखिए शासक वर्ग को देखिए आप क्या कि आपको देखिए इसमें व्यवहार के आधार पर सर्वोत्तम शासन प्रणाली अभिजाततंत्र एरिस्टोक्रेसी होगी, जिसमें इन्हें गिने सुयोग्य व्यक्तियों का शासन हो। परंतु इन्हें गिने सुयोग्य व्यक्ति को व्यक्ति पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाने पर अब क्या है कि परंतु क्योंकि मनुष्य आपको एक मिनट क्योंकि शासक वर्ग को कानून के नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के शासन रूल ऑफ लॉ की तुलना में कानून का शासन आपको रूल ऑफ लॉ उत्तम सिद्ध होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए अभिजात तंत्र एक ऐसा विकल्प अभिजात तंत्र का विकल्प लोकतंत्र है। अभिजात तंत्र एक विकल्प लोकतंत्र है। देखिए अभिजाततंत्र एक विकल्प लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र के गुण दोषों की चर्चा करते हुए और तर्क देता है कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय मत संख्या के आधार पर किया जाता है, परंतु मतदाता उन मामलों की जटिलता को समझने योग्य नहीं होते हैं। जैसे चिकित्सा के विषय में चिकित्सक ही सही निर्णय दे सकता है। रेखागणित के विषय में रेखागणित और नौका चलाने के विषय में नाविक ही उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकता है। वैसे दंडाधीशों के मजिस्ट्रेट का चुनाव अनभिज्ञ लोगों को नहीं सौंपना चाहिए, परंतु वंशागत अभिजाततंत्र हेरिडाइटी अरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत अस्थायी आर्थिक आधार के अभाव में शासक राजनीतिक शक्ति को स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाकर भ्रष्टाचार फैला सकते हैं और फैला सकते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर प्रजा विभ्रष्ट हो जाएगी, यथा राजा तथा प्रजा। अतः अभिजात तंत्र तभी सार्थक होगा जब वह योग्यता के सिद्धांत पर आधारित हो। दूसरी ओर देखिए लोकतंत्र में भी एक गुण है, यह है कि लोग चाहे व्यक्तिगत रूप से उतने उत्तम निर्णायक ना हो जैसे विषय को, फिर भी सामूहिक रूप से उनके निर्णय उत्तम सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनमें कृतियों के स्वतंत्र निर्णायक स्वयं कलाकार नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग होते जो कला में पारंगत नहीं है। इसी तक किसी भवन के गुण दोषों को उसमें रहने वाले जितने अच्छी तरह से परख सकते हैं, उतनी अच्छी तरह से उसका निर्माता नहीं परख सकता। और किसी दावत का आमंत्रित अतिथि जितना अच्छा निर्णय दे सकता है, उतना अच्छा निर्णय रसोइया नहीं दे सकता। आगे फिर इन्हीं गिने लोग जितनी जल्दी भ्रष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उतनी जल्दी भ्रष्ट नहीं हो पाते। जैसे थोड़ा सा पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, परंतु विशाल जलराशि उतनी जल्दी गंदी नहीं हो पाती। अकेला व्यक्ति क्रोध या आवेग के वशीभूत होकर अपना विवेक हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि सभी व्यक्ति एक ही क्षण में किसी आवेग के वशीभूत होकर सन्मार्ग से हट जाए। फिर भी लोकतंत्र का यह गुण उसे सर्वथा आदर्श शासन प्रणाली नहीं बनाता, क्योंकि लोकतंत्र समानता के मिथ्या सिद्धांत पर आधारित है।
देखिए अरस्तु समानता का समर्थक नहीं है। इसमें छल बल से या लोगों को गुमराह करके किसी भी मामले में बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है, जो वस्तुतः कल्याणकारी नहीं होता। अतः सर्वोत्तम शासन प्रणाली वह होगी जिसमें अभिजात तंत्र और लोकतंत्र के मिश्रण का प्रयोग किया जाए, अर्थात जिसमें मतदान का अधिकार तो सर्वव्यापक हो, परंतु शासन अधिकार बुद्धिमान नागरिकों तक सीमित रहे, ताकि इन्हें गिने सर्वोत्तम व्यक्ति ही शासन के संचालन के लिए चुने जाए। अरस्तु का मिश्रित संविधान इसी मान्यता पर आधारित है। सर्वोत्तम राज देखिए सर्वोत्तम राज शिक्षितों का अभिजात तंत्र होगा। इस सिद्धांत केवल मतदाताओं की संख्या के आधार पर किसी को सत्ता प्राप्त होगी, न केवल संपत्ति के आधार पर, न ही सैनिक राजनीतिक योग्यता के आधार पर, बल्कि इसके लिए सब योग्यताओं को बल्कि इसके लिए इन सब योग्यताओं पर एक एक विचार किया जाएगा। ऐसी संवैधानिक शासन को संभालने में मध्यम वर्ग मिडिल क्लास उत्तम भूमिका निभा सकता है। देखिए मध्य वर्ग के सदस्य ना तो बहुत धनवान होते हैं, ना बहुत निर्धन होते। वे अपनी विशाल संख्या के बल पर इन दोनों वर्गों के बीच शक्ति संतुलन बैलेंस और पावर कायम रख सकते हैं। उनके निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, अतः वे उत्तम सिद्ध होते हैं। उनमें सबकी सूझबूझ ऐसी सम्मिलित होती है, जैसे किसी प्रीति भोज में सब आगंतुक अपना अपना भोजन ले आए, उसे एक साथ सजा दे और मिलजुल कर सजा दे और फिर सब मिलजुल कर उसमें से भोजन करे। देखिए यहाँ पर क्या अरस्तु के आदर्श राज लोकतंत्र इसलिए होगा कि सरकार को चुनने का अधिकार और प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगा, और वो अभिजात तंत्र है। इसलिए होगा कि सरकारी पद वही लोग प्राप्त कर सकें जो अपनी योग्यता का प्रमाण दे चुके हो। देखिए फिर यहाँ प्रत्येक नागरिक को यह अवसर मिलेगा कि वो अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर ऊंचे से ऊंचे राजनीतिक सरकारी पद पर पहुँच सके। परंतु वह वहाँ तक ही पहुँच पाएगा जब वो अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हो। अरस्तु के आदर्श राज में सार्वजनिक नीति के निर्माण का अधिकार तो समुदाय कम्युनिटी को होगा, परंतु उसे कार्यान्वित करने का अधिकार विशेषज्ञ एक्सपर्ट को ही होगा। देखिए यहाँ पर मिश्रित संविधान मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की संकल्पना में भी अरस्तु को स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन अपनाया, जिसे मूलतः उसे नीति शास्त्र एथिक्स के संदर्भ में विकसित किया है। देखिए यह साम्यवादी दृष्टिकोण है जिसमें आपको अति एक्सट्रीम का परित्याग करके मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाता है। अति सर्वत्र वर्जित। अरस्तु के अनुसार आपको मध्य मार्ग सद्गुण वाचु कुंजी है। यह सब मार्गों में उत्तम मार्ग है जिस पर खतरों से बच सकते हैं और पतन रोक सकते हैं। देखिए कृपणता और अपव्यय के बीच का रास्ता उदारता है और उतावलेपन और भीरुता के बीच का रास्ता साहस अभिमान और दैन्य के बीच का रास्ता विनयशीलता। प्रत्येक अवस्था में अतिवादी मार्ग पतनोन्मुखी है और कल्याणकारी मार्ग और मध्यम मार्ग आपको कल्याणकारी है। देखिए अब अतिवादी मार्ग पतनोन्मुखी है और मध्यम मार्ग कल्याणकारी। अतः मिश्रित संविधान से उत्तम संविधान है और मध्यम वर्ग उसे कार्यान्वित करने का सर्वोत्तम साधन है। मानव प्रकृति और अरस्तु की संकल्पना स्वतः युक्तियुक्त है। यहाँ प्रत्येक आदर्श देखिए यहाँ प्रत्येक आदर्श के प्राकृतिक आधार का विवरण दिया गया है और प्रत्येक प्राकृतिक तत्व का आदर्श रूप विकसित किया गया। ये बात जॉर्ज सांतायाना ने 1863 में कहा था। अब के समालोचना क्रिटिक विधि के शासन के रूल ऑफ लॉ का समर्थक अरस्तु राजनीतिक स्थिरता के लिए जितना चिंतित है, सामाजिक प्रगति उतना चिंतित नहीं। युवा प्लेटो की तरह दार्शनिक शासकों का समर्थन नहीं करता जो अपने विवेक से कानून की घोषणा करेंगे, बल्कि वर्तमान कानून को ज्यों का त्यों स्वीकार करके परंतु आपको क्या कि उसमें है कि प्लेटो का दार्शनिक शासकों को समर्थन नहीं करता जो अपने विवेक से कानून की घोषणा करेंगे, बल्कि वर्तमान कानून को ज्यों का त्यों स्वीकार करके उसका अनुकरण करने की सलाह देता है। जहाँ तक मिश्रित संविधान का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं कि उसकी योजना बहुत अच्छी है और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज के युगों में भी उसे अपनाया जा सकता है। परंतु इसमें मुख्यतः दो बातें
अब यहाँ की क्या और वर्तमान परिस्थिति ध्यान में रखकर कि आपको ध्यान रखते हुए आज के युग में भी उससे अपनाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रीय विचार अपनाया जा सकता है। लेकिन परंतु इसमें मुख्य कठिनाई ये वही होगी जो किसी भी मध्यमार्गी सिद्धांत को अवकारित करने के समय सामने आती है। अतः किसी पैमाने के एक सिरे पर एक गुण तथा किसी पैमाने के एक सिरे पर एक गुण तथा दूसरे तथा आपको क्या कहते क्या आपको तथा दूसरे आपको क्या दोनों आते हैं आपको किसी पैमाने के बारे में देखिए किसी भी मध्यम आगे हमको किसी मध्यम आगे सिद्धांत को कायरत करने के समय सामने एक परंतु इसमें मुख्य कठिनाई वही होगी जो किसी भी मध्यम आगे सिद्धांत को कायरत करने के समय सामने आती है। किसी पैमाने के एक सिरे पर एक गुण तथा दूसरे सिरे पर उसका विपरीत गुण रखकर उसके बीच की सर्वोत्तम स्थिति का निर्णय करना अत्यंत कठिन कार्य है। कृपणता और अपव्यय की अवधारणा हमें स्पष्ट हो सकती है। कृपणता अवैध की धारणा आप कृपणता क्या कृपणता अपव्यय इसमें आपको क्या कि इसी प्रकार को अभिजात तंत्र आपको है। फिर आपको यहाँ देखिए क्या अब देखिए आपको क्या कि इसी प्रकार को अभिजात तंत्र और लोकतंत्र का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों के बीच की सर्वोत्तम स्थिति अर्थात मिश्रित संविधान का स्वरूप निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है संविधान के देखिए संविधान के निर्माण। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए यहाँ पर क्या कि मिश्रित संविधान का स्वरूप निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। जो भी जो भी सिद्धांत रखा उसके उसे संविधान निर्माता मार्गदर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसकी अंतिम सफलता उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी। लोकतंत्र के पक्ष में अरस्तू ने तर्क दिया कि यह तर्क दिया कि यह तर्क देखिए यहाँ पर क्या लोकतंत्र के पक्ष में अरस्तू ने यह तर्क दिया कि अपने इन्हीं गिने लोगों की तुलना बड़े समूह का व्यवहार अधिक संयंत्र होता है, परंतु यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान में विशाल विवाद का बड़ा बना हुआ है। फिर आपको आगे हम देखिए क्या बना हुआ है। फिर आपको देखिए यहाँ पे इमीम दुर्खिम और विलियम मैकडूगल 1857 देखिए यहाँ पर विलियम मैकडून आप देखिए विलियम मैकडून और देखिए और क्या विलियम मैकडूर देखिए विलियम मैकडूर का विचार है कि सामाजिक जीवन सामाजिक मन सोशल माइंड व्यक्ति के मन से उत्कृष्ट होता है। जबकि देखिए आपको जबकि सोशल लाइफ है जबकि सोशल जबकि ग्लोबियल ताल और गुस्ताव लॉ 1848 से 1931 ने मान्यता रखी कि ग्लोबियल ताद और गुस्ताव लाबा ने मान्यता रखी कि यह मान्यता रखी है कि सामूहिक प्रक्रिया में लोगों के मन पर भीड़ मनोवृत्ति छा जाती है, जिससे सभी का असंयत और अविवेकपूर्ण हो जाता है। मन के देखिए मन के भी देखिए क्या मन के अब देखें क्या कि विस्तृत हो जाती है। एक फिर देखिए आपको जिससे सभी का व्यवहार अत्यंत और अविवेकपूर्ण हो जाता है। अरस्तू ने चुनाव की प्रक्रिया में छल पढ़कर की चर्चा तो की, परंतु भीड़ के अत्यंत व्यवहार के प्रति ध्यान नहीं दिया। और फिर आपको आगे देखिए किसी भी उसका देखिए फिर उसका सुझाव फिर उसका यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का अनुमोदन करने का अधिकार तो समुदाय कम्युनिटी को होना चाहिए, क्योंकि पहनने वाला ही ये जूता कहाँ बढ़ता है, पहनने वाला ही बता सकता है कि जूता कहाँ बढ़ता है। और देखिए द वीवर आल्सो द वीवर आल्सो क्या कि इसमें आपको कहा गया कि आपको आपके देखिए यहाँ क्या कि देखिए आपको क्या कि फिर भी इसको उसका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का अनुमोदन करने के अधिकार तो अधिकरण करने का अधिकार तो देखिए फिर से आपको देखिए यहाँ पर कि फिर उसका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक नीति का पब्लिक पॉलिसी का अनुमोदन करने का अधिकार तो समुदाय कम्युनिटी को होना चाहिए, क्योंकि पाने वाला ही जूता कहाँ काटता है। पिंचेज परंतु नीति कार्यान्वयन क्या इम्प्लीमेंटेशन का तीसरा विशेष स्तंभ तीसरा विशेष स्तंभ एक मिनट यहाँ देखिए ना
जूता कहाँ काटता है, परंतु नीति का कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन दायित्व विशेषों को सौंपना चाहिए। सरकारी पदों पर पहुंचने के मार्ग सबके लिए खुला रखना चाहिए, परंतु इसके लिए वही युग के लोग नियुक्त होने चाहिए जहाँ देखिए वही युक्त के लोग नियुक्त होने चाहिए जो अपनी योग्यता और क्षमता और जो अपनी योग्यता और सचेतता के लिए सचेतता का प्रमाण दे चुके हैं, स्पष्ट प्रमाण दे चुके हैं। फिर आपको आगे हम कहाँ कहाँ आगे देखिए, आपको यहाँ से आगे पूरा से कैसे होता है। देखो आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपकी अध्याय पूरा छठा आप अध्याय 7वां जो आपके यहाँ देखिए फांसी, आप फांसी देखिए प्राचीन रोम के राजनीति चिंतन देखिए आपके यहाँ पर उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे।